हेलो दोस्तों, अगर आपने इंडिया में कोई भी फूड बिजनेस चलाने की कोशिश की है, चाहे वो एक रेस्टोरेंट चेन हो या छोटी सी मिठाई की दुकान या पैकेज फूड, तो आप जानते हो कि एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना कितना बड़ा काम होता है। हर कुछ सालों में आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हो, फीस भरते हो, फॉर्म्स फिल करते हो, इंस्पेक्शंस का वेट करते हो और बस ये उम्मीद करते हो कि कहीं भी कुछ अटक ना जाए। और हर रिन्यूअल के साथ ये प्रोसेस इजी भी नहीं होता। हर बार वही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहना पड़ता है। और अगर रिन्यूअल मिस हो गया तो आप बेसिकली इलीगली ऑपरेट कर रहे होते हो। लेकिन शायद ये प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। 10 मार्च को गवर्नमेंट ने एफएसएसएआई लाइसेंसिंग रेगुलेशंस में नए अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए, जो नेक्स्ट डे से ही इंप्लीमेंट हो गए। सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब फूड लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस परपेचुअल वैलिडिटी के साथ रहेंगे। मतलब एक बार लाइसेंस मिल गया तो वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप कोई रूल वायलेट नहीं करते। ये चेंजेस एक बड़े गवर्नमेंट पुश का पार्ट है, जहां कंप्लायंस और पेपर वर्क हेवी रेगुलेशन से हटकर बेटर ओवरसाइट पे फोकस शिफ्ट हो रहा है, खास करके उन बिजनेसेस पर जो एक्चुअली ज्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं। अब फूड प्रोडक्ट टाइप, पास कंप्लायंस रिकॉर्ड और थर्ड पार्टी ऑडिट्स के परफॉर्मेंस पर इंस्पेक्शंस प्रायोरिटाइज होंगी। ये सिस्टम तेज तो होगा, लेकिन ये सेफ भी होगा कि नहीं, ये एक अलग सवाल है जो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम एफएसएसएआई के इस अमेंडमेंट को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एफएसएसएआई है क्या और ये एग्जिस्ट क्यों करता है। फिर हम ये समझेंगे कि पुराना लाइसेंसिंग कैसे काम करता था। हम ये भी समझेंगे कि करंट रिफॉर्म्स क्या बदलते हैं। और एंड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम स्पीड के बदले सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एफएसएसएआई है क्या और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। इसके लिए चलो 20 साल पीछे चलते हैं। 2006 से पहले इंडिया में फूड सेफ्टी कम से कम 8 अलग अलग लॉज के अंडर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के बीच बिना किसी कोऑर्डिनेशन के गवर्न होते थे। स्पाइसेस एक लॉ के अंडर आते थे, मीट दूसरे के और पैकेज फूड तीसरे के। कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं था और कोई एक अथॉरिटी भी नहीं थी जिसपे चीजों की जिम्मेदारी हो। ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ने एफएसएसएआई बनाया। ये एक बॉडी था जो एक फ्रेमवर्क के अंडर एक 14 डिजिट नंबर इशू करता है, जो हर फूड बिजनेस को डिस्प्ले करना पड़ता है। लेकिन एफएसएसएआई एक्चुअली 2011 में फंक्शनल हुआ, मतलब 5 साल तक पुराना फ्रैगमेंटेड सिस्टम ही चल रहा था। और जब एफएसएसएआई ने काम शुरू किया तो इस पे एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया। आफ्टर ऑल, इसे पहली बार करोड़ों फूड बिजनेसेस, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, क्लाउड किचन्स एटसेट्रा आते थे, इन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर लाना था। और ये सारे बिजनेसेस इंडिया के पुराने रूल्स के अंडर काम करते थे। और ये पुराने रूल्स कैसे थे, चलिए देखते हैं। इंडिया में हर फूड बिजनेस को अपने साइज के हिसाब से एफएसएसएआई से या तो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, नहीं तो लाइसेंस। सिस्टम 3 टियर्स में डिवाइडेड है। सबसे छोटे ऑपरेटर्स जैसे गोलगप्पे के स्टॉल्स, जूस कार्ट्स या छोटी मिठाई की दुकानों को बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। रिफॉर्म के पहले ये उन बिजनेसेस के लिए था जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपीस तक होता हो। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता था। फॉर्म फिल करो, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एटसेट्रा। 100 रुपीज़ पर ईयर का एक फ़ी दो और 14 डिजिट आईडी मिल जाता था। यूजुअली इंस्पेक्शन नहीं होता था। एफएसएसएआई चाहे तो इंस्पेक्शंस कर सकता था, लेकिन ज़्यादातर छोटे ऑपरेटर्स बिना इंस्पेक्शन के ही रजिस्टर हो जाते थे। नए रिफॉर्म में माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए प्री इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ही हटा दिया गया है। लेकिन इस मूव को लेके एक डिबेट है। देखो, इस रूल के पीछे का लॉजिक सिंपल हो सकता था। छोटे ऑपरेटर्स का रीच लिमिटेड होता है, जबकि बड़े मैन्युफैक्चरर्स नेशनल लेवल पर इंपैक्ट करते हैं। लेकिन असलियत में ये छोटे इनफॉर्मल ऑपरेटर्स ही वो होते हैं जो शायद ज़्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करें, जैसे लूज ऑयल का यूज़ करना, अनपैक्ड इंग्रेडिएंट्स और खुले में खाना बनाना। इसके बाद आते हैं मीडियम साइज बिजनेसेस, जिन्हें स्टेट लाइसेंसेस लगते हैं। इसमें इंस्पेक्शन मैंडेटरी होता है। जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस होता है, उन्हें हर 6 महीने में NABL अक्रेडिटेड लैब से टेस्टिंग करनी होती है और रिजल्ट्स पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। और सबसे बड़े ऑपरेटर्स, मतलब मल्टी स्टेट बिजनेसेस, इंपोर्टर्स, लार्ज डेयरी यूनिट्स, इन पर सबसे ज़्यादा स्क्रूटिनी होती है, जैसे डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, पीरियोडिक टेस्टिंग और एफएसएसएआई के नेशनल सर्वेलेंस कैंपेन्स। नए रिफॉर्म के बाद इन्हें कभी भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिट के लिए ऑडिट किया जा सकता है, जिसका कॉस्ट भी इन्हीं को उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। सिर्फ बड़ा और लाइसेंस्ड होना सेफ्टी की गारंटी नहीं होता। जैसे 2024 में हांगकांग और सिंगापुर ने MDH और एवरेस्ट के स्पाइस प्रोडक्ट्स बैन कर दिए क्योंकि उनमें एथिलीन ऑक्साइड डिटेक्ट हुआ था।
एथिलीन ऑक्साइड एक कार्सिनोजन है, मतलब इससे लिविंग टिश्यू में कैंसर हो सकता है। एफएसएसएआई के डोमेस्टिक टेस्ट्स में कुछ नहीं मिला, लेकिन स्क्रोल की एक इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि इंडिया के फूड सेफ्टी नॉर्म्स में स्पाइस मिक्सेस के लिए एथिलीन ऑक्साइड टेस्टिंग जरूरी ही नहीं है। मतलब कई सालों से ये चीज इंडियन कंज्यूमर्स को बिना डिटेक्ट हुए मिल रही थी। नए रिफॉर्म के साथ 3 मेजर चेंजेस आए हैं। पहला चेंज है परपेचुअल वैलिडिटी, मतलब लाइसेंस अब तब तक वैलिड रहेगा जब तक अथॉरिटी उसे किसी वायलेशन के कारण सस्पेंड या कैंसिल ना कर दे। तो अब रिन्यूअल का प्रेशर खत्म हो जाता है। इसका एक अच्छा साइड इफेक्ट ये भी है कि अब इंस्पेक्टर्स का इलीगल पेमेंट्स डिमांड करने का पावर कम हो जाता है। रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि इंस्पेक्शंस फास्ट ट्रैक करने के लिए काफी जगह घूस मांगे जाते थे। 2024 में सीबीआई ने एक एफएसएसएआई असिस्टेंट डायरेक्टर को घूस लेते हुए पकड़ा भी। रेड्स में इसके पास 1.8 करोड़ रुपीस के एसेट्स मिले जो उसके सैलरी से जस्टिफाइड ही नहीं होते थे। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी हर साल 31 मई तक एनुअल रिटर्न फाइल करना है और एनुअल फी पे करनी है। अगर ये मिस किया तो लाइसेंस ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा चेंज है रेवेन्यू थ्रेशोल्ड्स में चेंज। बेसिक रजिस्ट्रेशन अब 1.5 करोड़ रुपीस के टर्नओवर तक कवर करेगा। ये पहले 12 लाख रुपीस था। स्टेट लाइसेंस 50 करोड़ रुपीस तक और उसके ऊपर सेंट्रल लाइसेंस कवर करेगा। जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास पहले सेंट्रल लाइसेंस था और अब वो थ्रेशोल्ड के नीचे आ गए हैं, उन्हें अब स्टेट अथॉरिटी से डील करना पड़ेगा, मतलब सिंपलर ओवरसाइट और कम पेपर वर्क। तीसरा चेंज स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। जो वेंडर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या टाउन वेंडिंग कमिटीज के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली एफएसएसएआई रजिस्टर्ड माना जाएगा। इससे 10 लाख से ज्यादा वेंडर्स को फायदा होगा जो पहले डबल रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर रहे थे। लेकिन ये रूल तभी काम करेगा जब एक टाउन वेंडिंग कमेटी या काबिल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करे। प्रॉब्लम यह है कि काफी म्यूनिसिपल बॉडीज वेंडर्स को रजिस्टर ही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए अनरजिस्टर्ड वेंडर्स को एविक्ट करना या इनसे पैसे ऐंठना आसान होता है। तो जो वेंडर्स ऑलरेडी सिस्टम के बाहर हैं, जैसे नारियल पानी वाला या टपरी वाला, वो अभी भी इनविजिबल ही रहेंगे। और सिटी गवर्नमेंट्स को 2014 से टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाने थे, लेकिन एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के हिसाब से सिर्फ 31% टाउन्स ने एक्चुअली ऐसा किया है। इस कमेटी के बिना वेंडर रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाता है। ये रिफॉर्म एक चीज क्लियरली दिखाता है कि कंप्लायंस और फूड सेफ्टी सेम नहीं है। कंप्लायंस का मतलब है कि किसी ने सिस्टम के रूल्स फॉलो किए, लेकिन ये नहीं बताता कि खाने में एक्चुअली इस्तेमाल क्या हुआ है। एक बिजनेस पूरी तरह से कंप्लायंट हो सकता है और ये फिर भी खराब क्वालिटी या जाली खाने बेच सकता है। इसका आंसर सिर्फ टेस्टिंग से आता है, और वही इंडिया का सबसे वीक पॉइंट है। स्टेट फूड लैब्स में हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जैसे क्रिटिकल चीजों को मापने के लिए इक्विपमेंट की कमी है। एफएसएसएआई के पास पूरे देश के लिए टोटल 232 लैब्स हैं और सिर्फ 22 रेफरल लैब्स। टेस्टिंग का इतना बड़ा बैकलॉग है कि सैंपल्स हफ्तों तक पड़े रहते हैं और तब तक तो खाना खा भी लिया गया होता है। इसके ऊपर से इंडिया में इंस्पेक्टर्स की भी एक बहुत बड़ी कमी है। 2021 तक लगभग 1 करोड़ फूड बिजनेसेस के लिए सिर्फ 2531 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे, जबकि गाइडलाइन है कि हर 1000 बिजनेसेस के लिए एक ऑफिसर होना चाहिए। स्टेट्स में वैकेंसी रेट्स 33% से 90% तक जा रहे हैं। ये रिफॉर्म रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन की बात करता है, लेकिन रिस्क का क्लासिफिकेशन वही अंडरस्टाफ डिपार्टमेंट्स ही करेंगे। एनफोर्समेंट भी वीक है। 2018 से 2022 के बीच सिर्फ 1225 लाइसेंसेस रिवोक या कैंसिल हुए। ये 1 करोड़ बिजनेसेस के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है। मतलब 99.96% बिजनेसेस को स्टैंडर्ड्स वायलेट करने का कोई परमानेंट कॉन्सिक्वेंस ही फेस नहीं करना पड़ा। 2021 में भी एफएसएसएआई ने परपेचुअल लाइसेंस अनाउंस किए थे, लेकिन ये स्केल नहीं हुआ। 2026 रिफॉर्म ज्यादा सीरियस लगते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सेम ही है। जिन जगहों में ये रिफॉर्म अप्लाई होता है वहां लॉजिक स्ट्रांग है। रिन्यूअल का एडमिनिस्ट्रेटिव लोड हटाना यूजफुल है अगर उस एफर्ट को एनफोर्समेंट में शिफ्ट किया जाए। छोटे ऑपरेटर्स के लिए कंप्लायंस आसान करना असलियत को एक्सेप्ट करता है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हटाना भी पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया का वीक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इंस्पेक्टर वैकेंसीज फिल करना, लैब कैपेसिटी बढ़ाना, रेलेवेंट टेस्टिंग स्टैंडर्ड सेट करना और टाइमली लाइसेंस रेवोकेशन, ये सब 15 साल से पेंडिंग है। आपको क्या लगता है, क्या ये नए चेंजेस काम आएंगे? बचे हुए गैप्स को कैसे और कब तक फिल किया जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।